हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजन एक बार फिर से ईडूबीज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो क्लास 6 एनसीईआरटी की बात चल रही थी, जिसमें एक टॉपिक है हमारा, क्योंकि मैंने पीछे से पढ़ाना स्टार्ट किया। जो टॉपिक है, जैसे भारत के भूगोल से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। अभी जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है आगे का, जिसमें सोलर सिस्टम है, ग्लोब क्या होता है, और और एक टॉपिक और है। तो ये 3 टॉपिक अभी बचे हुए हैं, जो 2 वीडियो में या 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ग्लोब पे बात करेंगे कि ग्लोब हमारा कैसा है, क्या है, उसकी आकृति क्या है, और उसमें अक्षांश, देशांतर, ये रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। और इस पे एक क्वेश्चन कहाँ से बनता है, और एक और चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती होंगी कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान का हम समय कैसे निर्धारण करें, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं उसका आंसर आज यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा अपने इस टॉपिक के माध्यम से। आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ें, जैसे कैसे यहाँ पे रात हो रही है तो कहीं पे दिन है, या यहाँ पे मतलब ये जो टाइम का ये डिफरेंस है ये कैसे होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे थोड़ी थोड़ी। और साथ ही साथ जो अर्थ के बारे में है, उसकी स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, जो हमारे अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। और उसका शेप के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ उस पर जो रेखाएं खींची गई हैं उस पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोब की बात। ग्लोब में देखिए, ग्लोब जो हमारा है वो शेप, उसकी बात करते हैं कि शेप हमारा कैसा है। हमें दूर से जो देखने पे तो यही लगेगा कि ग्लोब जो हमारा है, जो हमारी अर्थ है, वो एकदम राउंड है, गोल है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ से और यहाँ से हल्का से ये थोड़ा सा चिपटा है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है, 0 पॉइंट लगभग आप समझ लो कि इतना भी नहीं है, इतना परसेंट भी नहीं, बस बहुत ही हल्का सा है जो चिपटा हुआ है वहाँ पे। और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, इक्वेटर वाला हिस्सा है, ये क्या है कि ये हल्का सा उभरा हुआ है, ठीक है। और ये हल्का सा चिपटा है और ये हल्का सा उभरा है, तो ये पृथ्वी ऐसा है, इसमें दिखाई देता है। साथ ही साथ इस पे देखिए कि मैं बात यही कर रहा हूँ कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वो यहीं पे बता दिया हूँ। और साथ ही नेक्स्ट देखिए कि पृथ्वी एक वृत्त की तरह आकार में अंडाकार है, ठीक है। अंडे को आप देखे होंगे कि अंडे का शेप कैसा होता है। तो अंडे का हल्का सा ऊपर वाला हिस्सा, जैसे उसको थोड़ा सा साइड ऐसे कर दें, मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही हल्का सा है, दूर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है वो उसका शेप, ठीक है। तो आप बस ध्यान रखिए कि कैसा है, बाकी वो गोल ही आपको दिखाई देगा हर जगह। साथ ही साथ ये क्या करता है कि पृथ्वी जो है, ये क्या है, ये जो इसका है वो अक्ष बोलते हैं, उसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अक्ष, एक्सिस। तो ये क्या है कि पृथ्वी, जो ये हमारा अर्थ है, वो हल्का सा जो है वो ऐसे झुका हुआ है, देखिए हल्का सा इधर टिल्टेड है, ठीक है। तो पृथ्वी, जैसे आप कोई भी ग्लोब देखेंगे, कहीं पे भी जाएंगे आप, अपने एनसीईआरटी की बुक में भी उठा के देखेंगे, साथ ही साथ आप मार्केट से जाएंगे तो वो जो ग्लोब बिकता है उसको भी आप देखेंगे, तो वो हमेशा हल्का सा झुका हुआ रहता है। वो क्यों रहता है? तो वो एक्चुअल में ऐसे ये झुका ही हुआ है, इसलिए वो उसको हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे उसको, उसका शेप वैसे ही दिखेगा, उसकी जो बनावट है वो हमेशा वैसे ही दिखेगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा उसको। साथ ही साथ देखिए, हम कह सकते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है, भूगर्भी या जियोइड। ये क्या मतलब है? जियोइड का मतलब क्या है? आप एक बॉल देखते होंगे तो बॉल चारों तरफ से आपको पूरा एक राउंड फिगर दिखता होगा, सारा बराबर दिखता होगा। लेकिन पृथ्वी, आपको भी पता है कि यहाँ पे स्थल और जल दोनों है, ठीक है। तो जो जल वाला हिस्सा है, आपको पता है कि ये पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है वो उभरा हुआ है, ठीक है। वहीं साथ ही साथ ये जो जल वाला हिस्सा है, ये क्या होगा कि नीचे होगा। तो एक एक खड्डा जैसा होता, गड्ढे जैसा या खड्डे जैसा ऐसा स्थान एक होगा, शेप ऐसा होगा ना। मतलब जो बॉल है उसको अगर काट दें जल वाले हिस्से को, और बाकी हिस्से को छोड़ दें, तो आपको दिखेगा, उभार दिखेगा, और साथ ही साथ नीचे एक उसे नीचे बैठा हुआ भी दिखेगा। तो वही आप समझ लीजिए कि इसी को बोलते हैं जियोइड, बोलते हैं इसको, ठीक है।
मतलब जो इसकी मैं शेप की बात कर रहा हूं कि इसका शेप कैसा है। इसका जो पृथ्वी है, एक तो ये चिपटी है ऊपर से, हल्की सी ऊपर से और नीचे से, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, ठीक है। और साथ ही साथ बीच में जो है इक्वेटर वाला जो विषुवत वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। और साथ ही साथ ये जियोइड है, मतलब कि इसका जो जमीन वाला हिस्सा है वो आपको ज्यादा उसकी हाइट होगी और जो समुद्र तल होगा वो खड्डा होगा। तो ये थोड़ा सा इसका शेप हो गया, ठीक है। साथ ही साथ क्या करें, नेक्स्ट देखते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो इसका घूर्णन अक्ष पे जो एक काल्पनिक रेखा है, इसकी वही बात करते हैं, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जोड़ता है। ये जो रेखा है ये एक्चुअल में पृथ्वी के बीच से होके गुजारी नहीं, मतलब ये है नहीं, ये सिर्फ हमने कल्पना की है, ठीक है। क्योंकि ये झुका हुआ है तो हमने इसको एक, क्योंकि हमें भी पता है कि ये वाला जो बीच वाला पार्ट है उसका इंटीरियर जो है वो कैसा है, बहुत ही अलग अलग उसमें पाए जाते हैं। जैसे उसमें सॉलिड वाला है हिस्सा, वो जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है यहां से यहां तक कोई भी चीज ऐसे डाल के यहां से दिखाना, वो बस हम काल्पनिक रूप से ही दिखा सकते हैं। जो हमारा छोटा सा ग्लोब मिलता है मार्केट में हम उसी पे दिखा सकते हैं, ठीक है। और जो हमें ये प्रिंट करते हैं बुक में वहां पे दिखा सकते हैं, एक्चुअल में वो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। क्लियर है। ये काल्पनिक रेखा है, बस हमें पृथ्वी को समझने के लिए, अर्थ को समझने के लिए इस पे ये खींचा गया है, ठीक है। देखिए वही बात हो गई। ये देखिए ये वाला मैप जो है, आपको यही वाली मैं बात कर रहा था कि ग्लोब जो मिलता है वो आपको एनसीईआरटी की बुक में होगा और भी बुक में होगा। साथ ही साथ आपको जो भी ग्लोब लेने अगर आप जाएंगे, ये वाला छोटा बड़ा हर साइज का मिलता है। हालांकि जो पृथ्वी की आकृति है वो एक ही है, बट मार्केट में आपको सारे मिल जाएंगे, सारे साइज के मिल जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं और आपका बजट कितना है। तो ये क्या है कि ये अक्ष देखिए यहाँ पे हल्का सा, यहाँ ये ऐसे नहीं है कहीं पे भी, ये क्या है, ऐसे है। क्लियर है। ये इसकी आकृति है, आप इसी को एक्सिस बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये ग्लोब की बात होगी, मैं इसमें बात कर लिया हूं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। उत्तर दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी बता दिया हूं, और बीच वाला जो भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, ठीक है। क्लियर है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो उधर चिपटा है, फ्लैट है, और इधर थोड़ा सा निकला हुआ है। इसके अक्ष की बात हो गई कि अक्ष इसका कैसा है। ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ये जो इसका रोटेशन है वो ऐसा है, मतलब कि ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट ये घूमता रहता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व। साथ ही साथ ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है। और ये क्या होगा, ये वाला मैं बता रहा था, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घुमाने की प्रक्रिया है। और सुई जो इसकी क्या है, जो ये वाली जो बात कर रहा है, ये जो बात हो रही है, ये क्या है कि दो बिंदुओं से होकर गुजरती है। और यह क्या, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, ये हमारा नीचे वाला जो है वो अपना साउथ पोल हो गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। इसको क्या है कि ये इसको जोड़ने वाली जो रेखा है, जो उसको सुई बोलते हैं हिंदी में, और जो कि ये क्या है, काल्पनिक है। सिर्फ हमने इसको सिर्फ एक इमेजिन किया हुआ है कि ऐसा कुछ है, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है। और क्योंकि देखिए मैं बता चुका हूं, यहां पे मैं एक बार पढ़ के भी उसको बता देता हूं तो आपको दोनों तरीके से क्लियर हो जाए। अब ऐसा ना होगा आपको बार बार यहां पे भी बताऊं और वहां पे भी बताऊं, बस आपको ओवरऑल समझना चाहिए कि क्या चीजें ये चल रही हैं, पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है, उसका झुकाव क्या है, बस वो आप चीजें समझ जाएं बस। बाकी थोड़ा को इधर का उधर पीडीएफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझना, आपके समझने के लिए बहुत ही जरूरी है ये चीज, ठीक है। तो बात करते हैं हम अक्षांश की। पहले अक्षांश की बात करेंगे, फिर देशांतर की बात करेंगे। तो अक्षांश क्या है ये बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जिसको अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखा। तो ये एक देखिए अक्षांश, जैसे मैं ये बना दे रहा हूं, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, कोई भी रेखा वहां पे पहले से मौजूद नहीं है। ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए, हमें अर्थ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए ये सारी रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं शून्य रेखा 0 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, सारे नाम इसी के हैं। इक्वेटर इसी को बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं 0 डिग्री हो गया, इससे बाद
इधर आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री 23.5 इधर, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अभी मैं बात इस पर कर दे रहा हूँ। वहीं नीचे देखिए ये हो गया 23.5 डिग्री या 23.5 इधर हो गया डिग्री, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और या फिर मकर रेखा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये देखिए कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और साथ ही साथ ये इक्वेटर हो गया जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये सारी रेखाएं जैसे 0 डिग्री से नॉर्थ पोल पे और 0 डिग्री से साउथ पोल पे जो भी रेखाएं खींची गई हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये देखिए 23.5 या फिर 23.5 आप कर सकते हैं डिग्री नॉर्थ पे, ये वाला हिस्सा, ये वाली बात हो रही है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ठीक है, वहीं इतना ही सेम डिग्री की अगर नीचे साउथ की बात करेंगे तो इसको बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसको बोल देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर मकर रेखा बोलते हैं। और इसके बाद 66.5 या 66.5 डिग्री इसको इधर आ जाएगा साउथ, और यहीं पे यहाँ पे भी मिलेगा आपको नॉर्थ पे कितना, और इधर भी 66.5, तो इसको बोल देते हैं आपको, जो नॉर्थ वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल, और साथ ही साथ साउथ वाले पार्ट को बोलेंगे सेम को अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये वाली रेखा वृत्त भी बोल सकते हैं आप इसको, रेखा भी, यहाँ पे मैं रेखा खींचा हूं तो आप उसको रेखा बोलिए। ठीक है, हालांकि ये पूरे अर्थ के चारों तरफ ऐसे राउंड किया हुआ है तो उसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। तो अंटार्कटिक और आर्कटिक कहां पे, अंटार्कटिक नीचे वाला पार्ट और आर्कटिक ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट वाला जो पोलर वाला हिस्सा होगा ये वाला एकदम बिल्कुल आप इसमें देखिए कि ये 19 डिग्रीज बन जाता है यहाँ पे भी, और इधर से भी देखेंगे तो ये भी 19 डिग्रीज बनेगा। तो ये क्या बोल देते हैं इसको, नॉर्थ पोल, और इधर इधर साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? देखिए ये क्या है, कह रहा है आपको, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्त अक्षांश के समानांतर होते हैं। समानांतर, ये अक्षांश के समानांतर होते हैं या कहलाते हैं। तो ये जो मैं आपको अपने वर्ड में बताता हूं, ये देखिए ये जो रेखा है ये सारी, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम ज्यादा है, ये जो सारी रेखाएं हैं वो समानांतर हैं। समानांतर क्या होता है कि एक रेखा से दूसरी रेखा के समांतर जो भी रेखा खींची जाती है, एक रेखा है कोई खींची गई है, उसी के पैरेलल कोई और रेखा खींची गई, तो इसको क्या बोलते हैं, समानांतर रेखा बोलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो समानांतर रेखा हैं जितने भी हैं। ठीक है, अभी इसकी इंपॉर्टेंट क्या है ये अभी हम आगे देखेंगे। कोई भी स्थान, कोई भी कुछ भी हमें इंडिकेट करना हो, कोई भी जानकारी हमें चाहिए तो हम अक्षांश और देशांतर, जो हमारा ये लैटिट्यूड है और एक लॉन्गिट्यूड है, उससे दोनों को मिला के ही हम ज्ञात कर सकते हैं कोई भी प्लेस के। अगर हमें वहाँ की जो एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन, ये सारी चीजें हमें इससे ही पॉसिबल हुई हैं, इसी के द्वारा ही हम वो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहीं पे थोड़ी सी मैं और बात कर रहा हूँ, अभी अक्षांश की बात हो रही है तो अक्षांश पे भी बात करते हैं। देखिए अब ये थोड़ा सा क्या है, हल्का सा झुका हुआ है, क्लियर है, झुका हुआ है ना, और साथ ही साथ इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। क्लियर है? अब ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे सन है, ठीक है, सन है, और देखिए यहाँ बजाय यहाँ मैं बना देता हूँ बिल्कुल ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए सन है, अब इसकी जो किरण है, जो रेज है, वो सबसे ज्यादा किस पे पड़ेगी, आपको ये ग्लोब है, अर्थ है जो हमारा है जिसपे हम लोग हैं, और ये सन है, इसकी जो रेज है सबसे ज्यादा इस वाले हिस्से पे सबसे ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, इस वाले हिस्से पे सबसे ज्यादा पड़ेगी, वहीं इस वाले हिस्से पे देखिए कम पड़ेगी।
निकल जाएगी, वहीं इधर वाले हिस्से पे भी निकल जाएगी, बहुत ही कम पड़ेगी। मतलब ये वाले हिस्से पे सबसे ज्यादा पड़ती है, ठीक है। अब ये वाले हिस्से पे सबसे ज्यादा पड़ेगी तो क्या होगा, ये 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ, ये वाला जो बीच वाला रीजन है, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा सन यहाँ पे पड़ रहा है, सबसे ज्यादा सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो क्या रीजन होगा, फिर यहाँ पे क्या घटनाएं घटेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, सन ज्यादा है तो ये जाहिर बात है कि हीट सरप्लस रीजन होगा कि नहीं होगा, हीट यहाँ पे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। वहीं इधर वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि बिल्कुल यहाँ पे सनलाइट कम पड़ रही है इनके कंपैरिजन, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे हीट जो होगा, उष्मा जो होगी वो कम होगी कि नहीं होगी, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे हीट कम, यहाँ पे हीट ज्यादा, तो ये सारी चीजें ये जो हुआ है इसकी वजह से कई यहाँ पे जो मानसून, कई हवाएं और हवाएं चलती हैं अलग अलग, ये सारी जो घटनाएं घटती, ठंडी हवा, गर्म हवा, अलग अलग जो ध्रुवों पे चलती रहती है, मतलब इधर से जाती है तो वो ठंडी हवा हो गई, इधर से जो जाएगी वो गर्म हवा हो गई, क्योंकि इक्वेटर से अगर कोई यहाँ से कोई हवा बन रही है तो जाहिर बात है गर्म होगी, वहीं इधर से कोई हवा आएगी तो जाहिर बात है वो ठंडी होगी, ठीक है। ये जो सारे बनने की घटनाएं हैं वो कहीं न कहीं एक यही चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट ही है। और नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बताता हूं मैं आपको। इक्वेटर की बात करते हैं, इक्वेटर अभी मैं बात उस पर किया हूं, थोड़ी सी और कर लीजिए। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये वाला नॉर्थ वाला हिस्सा और ये वाला साउथ वाला पार्ट जो है, को दो भागों में क्या करती है, इक्वेटर जो है डिवाइड करती है, ठीक है। ये वाला जो 0 डिग्री है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं उसको, ये क्या करती है, साउथ पार्ट और नॉर्थ को, दोनों को डिवाइड कर देती है, आधे बिल्कुल बिल्कुल बीच से होके ये गुजरती है, ठीक है। देखिए, डिवाइड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, तो दो पार्ट में ये करती है, सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। यह भी एक काल्पनिक रेखा है, विषुवत वृत्त से, काल्पनिक रेखा है बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये वाली जो रेखा है वो भी काल्पनिक है, जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो सारी की सारी काल्पनिक है, चाहे वो विश्व, ये इक्वेटर की बात हो रही है या फिर ये वाली रेखा की बात हो रही है, ये हो रही है, अभी जो देशांतर की बात होगी, ये सारी की सारी रेखाएं काल्पनिक है, ठीक है। यह भी काल्पनिक रेखा है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक सभी समानांतर, मैं बता चुका हूं ये पहले ही, ठीक है। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूं जो एनसीईआरटी पे है। अब 23.5 हाफ इधर है, 23 हाफ इधर है, तो यही जाहिर सी बात है कि यहीं आसपास ही आपको जो 20 डिग्री के आसपास यही मिल जाएगा, ठीक है। वहीं यहां पे कहीं होगा, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि महाराष्ट्र की एक जगह है चंद्रपुर, जो किस पे है, 20 डिग्री 20 डिग्री अंश या अक्षांश पे है, ठीक है। वहीं ब्राजील में भी एक जगह है जिसको बेलो हॉरिजोंटे बोलते हैं, ठीक है, जिसको बेलो हॉरिजोंटे बोलते हैं, ये भी 20 डिग्री पे है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो ब्राजील है वो किधर है, वो दक्षिण वाले हिस्से पे है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा वो यहां पे, जबकि हमारा जो इंडिया है वो यहां पे है, ठीक है। तो देखिए दोनों 20 डिग्री अक्षांश पे दोनों हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो महाराष्ट्र वाला है ये नॉर्थ वाले हिस्से पे है, वहीं जो ये जो ब्राजील वाली जगह है बेलो हॉरिजोंटे, ये किस पे है, ये साउथ वाले हिस्से पे है, देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे, क्लियर है। आप मैप उठा के देखेंगे तो आपको यही बिल्कुल मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब कि आपको जब तक पता नहीं हो कि वो साउथ वाले भाग के जो हिस्से है उस पे बात कर रहा है या नॉर्थ वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो आप वहां पे क्लियर नहीं हो पाएंगे। वो सिर्फ उसने दे दिया कि 20 डिग्री मतलब 20 डिग्री पे ही स्थित है, अब वो साउथ की बात कर रहा है नॉर्थ की बात कर रहा है, आपको कैसे पता चलेगा। अब पता चला कि आप महाराष्ट्र को यहाँ ले जाके यहाँ पे कहीं पे दिखाने लगे यहाँ पे, तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन आए तो आपको ध्यान रखना है कि वो नॉर्थ की बात कर रहा है, साउथ की बात कर रहा है, कहाँ पे कौन है।
और ये प्रैक्टिस से ही होगा। जब आप बार बार उसको कोई भी प्लेस होगा उसको इंडिकेट करेंगे तो आपको आसानी से याद होने लगेगा, ठीक है। और ये कहीं कहीं जैसे कर्क रेखा की बात होती है तो हमें पता है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये वाली रेखा है, ये हमारे जो भारत है उसके बीचों बीच से होके गुजरती है, ठीक है। और कितने कौन से राज्यों से होके गुजरती है, ये सारी जो चीजें हैं कौन कौन से राज्य होके वो एक एक करके निकलती है, उसका क्रम आपको याद होना चाहिए कि एक एक करके। उस पर मैं बता दूंगा आपको, या शायद मैं पिछले प्रीवियस के जो वीडियो है उसमें बताया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो ये कर्क रेखा है वो क्या करती है, भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। यही बता दे रहा हूं, जो कर्क रेखा है जो भारत हमारा है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। एक हो जाएगा अपना जो साउथ वाला पार्ट हो जाएगा और एक हो जाएगा अपना नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, बीच बिल्कुल बीच से होती है। तो एक चीज और यही बता दे रहा हूं, अगर मैं बताया कि ये वाला जो हिस्सा है वो कैसा है, हीट वाला रीजन है, अभी मैं बताया हूं हीट सरप्लस रीजन है। वहीं ये वाला जो रीजन है वो कैसा है, हीट डेफिसिट रीजन, मतलब ये वाला जो रीजन है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है और ये उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जोन है और ये टेम्परेट जोन है, क्लियर है। बट भारत की जो स्थिति है वो यहां पे है, यानी कि जो भारत का जो ये कर्क रेखा के साउथ वाला पार्ट है वो उष्ण कटिबंधीय होगा, क्लियर है। और जो वही नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो शीतोष्ण कटिबंधीय होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट थोड़ा सा क्या हो जाता है, होना तो ये चाहिए था एक्चुअल में, बट ऐसा है नहीं, भारत की कंडीशन में ऐसा है नहीं। बाकी और भी जो ग्लोब पे जो भी इस वाले जगह पे कोई और भी जो प्लेस होंगे वो डिवाइड हो सकते हैं टू पार्ट में, बट भारत नहीं है ऐसी कंडीशन में। क्यों, रीजन रीजन यहां पे है ये वाला हिस्सा, ये क्या है, हिमालय, हिमालय, ठीक है। हिमालय की वजह से क्या हो जाता है कि जो ये पोलर साइड जो ध्रुव की तरफ से जो हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं आती हैं, जो ये सारी इफेक्ट यहाँ पे कम कर पाती हैं, भारत को बहुत ही कम ये इफेक्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि हिमालय से ये ऊपर निकल जाती हैं। विंटर टाइम पे ही जब सन इधर आ जाता है, इस वाले हिस्से पे आ जाता है, तो ये एक धारा इसके उत्तर भारत में प्रवेश कर जाती है, हिमालय को क्रॉस करके इधर आ जाती है, बट बहुत ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे नहीं, बस ये विंटर टाइम पे ही आती है। तो क्या होता है कि ये वाला जो रीजन है ये तो उष्ण हो गया, कंफर्म होगा कि ये तो उष्ण कटिबंधीय रहेगा, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन रहेगा ये। और साथ ही साथ ये वाला जो होना चाहिए शीतोष्ण, बट ये क्या हो जाता है, उपोष्ण हो जाता है, सब ट्रॉपिकल जोन हो जाता है, सब ट्रॉपिकल जोन हो जाता है, ठीक है, शीतोष्ण नहीं हो पाता है। सब ट्रॉपिकल जोन हो जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय हो जाता है, क्लियर है। तो ये आप भारत के परिप्रेक्ष्य में आप जानते रहिए भारत की जो भारत की कैसी यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, और उष्ण कटिबंधीय होती है और इसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय होती है। शीतोष्ण यहाँ पे ठंड जैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे इधर साइड में जो भी और भी कंट्री होंगी बहुत ज्यादा उनको ठंड की जो मतलब वहां पे माइनस में पहुंच जाता होगा, बट हमारे यहाँ देखते हैं कि बहुत ही कम, बस ये जो पहाड़ी वाला रीजन है वही छोड़ के बाकी विंटर टाइम है, दिसंबर में और जनवरी में हल्की सी ठंड रहेगी क्योंकि एक धारा इधर आ जा रही है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक धारा जो है वो भारत में प्रवेश कर जाती है, हिमालय के दक्षिण में आ जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे ठंडी होती है। और साथ ही साथ यहीं पे ठंडी के टाइम पे बारिश भी हो जाती है, ये मैं बता चुका हूँ पीछे, जो भारत का भूगोल में बता रहा था उसमें बताया हूँ कि विंटर टाइम पे जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है, ठीक है। आप उसको जाके वहां पे देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हमारा आगे एक देशांतर है, ये रहा, ठीक है। अक्षांश की बात हो गई, अक्षांश हमारा जो भूमध्य रेखा है जो 0 डिग्री है, इक्वेटर जो है उसके पैरेलल पोलर ध्रुवों की तरफ और उसके पैरेलल नीचे साउथ पोल की तरफ जितनी रेखाएं उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं। साथ ही साथ देशांतर की बात करें तो ये देशांतर रेखा क्या होती है, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं, थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे ये ग्लोब है हमारा, देशांतर रेखाएं ये वाली रेखाएं होती हैं,
अब ग्लोब आप देखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी रेखाएं मिलेंगी। ये जो सारी रेखाएं हैं इसको बोलते हैं देशांतर रेखा, ठीक है। ये भी, ये अपना जो दिन, जो टाइम का निर्धारण करने के लिए ये रेखाएं ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। वहीं अगर किसी प्लेस को इंडिकेट करना हो, किसी जगह को इंडिकेट करना हो, तो हमें फिर अक्षांश रेखा की भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अभी हमें देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड जिसको बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये मैं बता दिया कि यही सारी चीजें हैं जो ऐसी रेखाएं खींची गई हैं वर्टिकल, वो ये जो वर्टिकल रेखाएं खींची गई हैं तो यही, और ये कितने डिग्री में खींची गई हैं, ये लगभग नहीं, सॉरी, 360 डिग्री टोटल ये बना दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 डिग्री है तो इसके जस्ट अपोजिट, मतलब इधर पश्चिम से भी, अगर इधर से भी जाएंगे तो 180 डिग्री, इधर से भी जाएंगे तो 180, तो हो जाएगा 360। और टोटल हमें पता है कि इसका जो टाइम है हमारे अर्थ का वो कितना है, 24 घंटे, ठीक है। तो लगभग ये आ जाता है 15 डिग्री आ जाता है लगभग, इक्वल 1 आवर के, मतलब कि 60 मिनट, 60 मिनट। मतलब आप अगर कोई ऐसे आप क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर आपने 1 घंटा चल दिया, यहां से यहां तक अगर आपने चल दिया, कोई भी दूरी अगर आपने यहां से यहां तक चल दिया, और वो उसकी जो 15 डिग्री आपने क्रॉस किया, या आपने 60 मिनट आपने चल दिया, समझ रहे हैं, तो आपका जो स्थान है, जो आपके समय है, वो बदल जाएगा, ठीक है। बहुत छोटे से देश में नहीं ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जिसका विस्तार बड़ा होता है वहां पे आपको दिखाई देगा। भारत में भी दिखाई देगा, क्योंकि भारत का जो डिफरेंट है वो लगभग 2 घंटे के आसपास है। अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ये स्थान दिए गए संदर्भ रेखा कितने पूर्व व पश्चिम में, वही मैं बता दिया हूं कि कितने पश्चिम में और इधर पूर्व में जो भी रेखाएं खींची गई हैं उसको देशांतर रेखा बोलते हैं या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो एक देशांतर की मेरिडियन कहा जाता है, दीज लाइन ऑफ द रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, ठीक है। वही मेरिडियन मतलब प्राइम मेरिडियन की बात हो गई। यहाँ पे एक हो गया जो ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है, अभी आगे उसे बताता हूं, ठीक है। लंदन से होकर गुजरती है, ग्रीनविच जगह है, सॉरी, ग्रीनविच जगह है लंदन में, वहां से 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन लाइन है वो गुजरती है, ठीक है। वहीं इसके जस्ट अपोजिट मैंने बताया ना कि 180 इधर से भी और 180 इधर से भी, तो इसके जस्ट अपोजिट जो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला हिस्सा आएगा उसको बोलते हैं प्राइम, जो अंतरराष्ट्रीय जो डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन जो है, अंतरराष्ट्रीय जो डेट लाइन रेखा जो खींची गई है वो जस्ट इसके अपोजिट में आएगा, ठीक है। वही ये वाली बात मैं बता ही चुका कि जो 15 डिग्री इक्वल टू कितने हो जाएगा, 1 आवर या फिर 60 मिनट, 16 मिनट, ठीक है। अब देखिए, यानी कि लगभग 1 डिग्री कितने आ जाएगा, 4 मिनट के, ठीक है। अगर आपने 1 डिग्री क्रॉस किया, 1 डिग्री आपने इधर से उधर, आपने 1 डिग्री का आपके बीच का जो गैप है, डिफरेंस आपको दिखा, वहां तक चले आप, यहां से लेके यहां तक अगर आप चले और वो 1 डिग्री है, ठीक है, तो आप लगभग 4 मिनट का जो टाइम है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी इसके जरूरत कहां पे, अभी आपको दिखाऊंगा उस पर। मैप, ये देखिए, इस पे थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। ये 180 डिग्री है अपना, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। इसके बाद देखिए इधर भी वही डिवाइड किया गया, ये वाला जो रेखा देखो, ये तो अपना अक्षांश हो गया, मैं बता चुका हूं।
और जो ये वाली जो रेखा खींची गई है, ये सारी की सारी ये अपनी देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। ये देखिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो देखिए ऐसे आपको जिग जैग रूप में मिलेगी, ऐसे ऐसे मिलेगी। ऐसा क्यों किया गया है? जिग जैग रूप का होने का एक ही था कि जो भी यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड थे, तो वहां पे अब पता चला कि दो छोटे छोटे आइलैंड है और वहीं पे ऐसे कर दिया गया और सीधी रेखा हो गई। मतलब ये दोनों छोटे छोटे आइलैंडों के बीच ही टाइम अलग अलग हो गया, तो वो थोड़ा सिमिलरिटी वहां पे दिखे, मतलब वहां पे टाइम का जो है वो बराबर दिखे, इसलिए उसको जियोग्राफर जो भी थे हमारे, उन्होंने उसको जिग जैग के रूप में कर दिया, ठीक है। मतलब कि समय के जो निर्धारण है उसको उसमें आसानी हो, कैलकुलेट करने में आसानी हो, वहां के जो निवासी हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब पता चला कि यहाँ पे अलग टाइम, रेखा से बिल्कुल इधर अलग टाइम हो गया, इधर अलग टाइम हो गया, तो उसके जो निर्धारण के लिए ही ये रेखा जिग जैग के रूप में खींच दी गई है, ठीक है। वही बात हो गई, देशांतर की बात हो गई। फिर से देशांतर रेखा जिसे मैं बात कर रहा हूं, तो देशांतर रेखा क्या है ये बता चुका हूं। किसी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ साथ देशांतर की जरूरत होती है। मैंने बताया कभी कि कोई हमें समय का निर्धारण करना है तो हम देशांतर का जो है तरीका उससे अपना सकते हैं, ठीक है, कि कैसे यहां से यहां तक हम कितने डिग्री गए तो कितना टाइम हमें लगा वहां पे। बट हमें अगर कोई प्लेस, कोई जगह यहाँ पे है, यहाँ पे कोई जगह है या यहाँ पे कोई जगह है, उसका निर्धारण करना हो। जैसे अभी मैं महाराष्ट्र का जो बताया, महाराष्ट्र की एक जगह बता दिया था चंद्रपुर, ठीक है, वो कितने 20 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है, अक्षांश की बात करें उस पे स्थित है। तो अब कोई भी ऐसी एक जगह दे दे, ठीक है, और साथ या फिर कोई एक डिग्री दे दे, डिग्री दोनों दे दे, अक्षांश और देशांतर दोनों दे दे, तो उससे क्या होगा कि हम पहले ये वाली देख लेंगे कि कितने डिग्री पे है। मान लो कि वो 45 डिग्री पे है, तो एक हम 45 डिग्री की रेखा खींच लेंगे। वहीं फिर हमें ये वाली दे दे कि हमें 30 डिग्री या 35 डिग्री के आसपास है, तो हम ये वाली एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट, जो क्रॉस जहां पे होगा, जहां पे ये मिलेंगी, वही वो स्थान होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बस ये आप समझिए कि कोई भी देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखा है, तो कोई भी स्थान की जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए ये ही दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देशांतर प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो कहां से गुजरती है, अभी मैं बताया हूं पीछे, ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। ये वाली देखिए, ठीक है, ये लंदन से होकर गुजरती है। मैप में आप देखेंगे वहीं पे ग्रीनविच आपको जगह है, वहां पे आप मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए इसको। साथ ही साथ यहां से 180 डिग्री पूर्व की तरफ इधर और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ, ठीक है। गणना हम वही करते हैं, यहां से 180 डिग्री इधर जाएंगे, 180 डिग्री इधर जाएंगे, टोटल हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। जो हमारा भारत है वो कहां स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत हमारा जो कहां है। पहले तो हम गोलार्ध की बात करें, देखिए ये तो हमारा हो गया 0 डिग्री, अक्षांश की बात हो रही है, ठीक है, इक्वेटर की हो गई। अब इससे हमारा जो भारत है हमें पता है कि 23.5 डिग्री पे है, लगभग यहाँ पे, यहाँ के आसपास ये है, ठीक है, मैं ऐसे इसको इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये हो गया कौन सा हिस्सा, उत्तर वाला पार्ट, नॉर्थ वाला, ठीक है। वहीं देशांतर की बात करें देशांतर की बात करें तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ईस्ट वाला हिस्सा है, पूर्व वाला हिस्सा है ना, और ये वाला वेस्ट वाला हिस्सा है। तो नॉर्थ और अगर देशांतर की स्थिति देशांतर के रूप में पूछे तो पूर्व में है, और वहीं अक्षांश के रूप में पूछे तो उत्तर में है, ठीक है। और अगर नॉर्मल सा आंसर वहां पे आंसर दिया हो नॉर्थ और ईस्ट, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, उत्तर पूर्व। क्लियर है? ये पूर्व जो गोलार्ध है वो देशांतर के रूप में है, ये पूर्व वाले हिस्से में है। वहीं अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तर वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल है, असम राज्य है, वहां पे एक जगह है धुबरी, जो 36
36 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री 19 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिखाई गई है। ठीक है, अब ये मैप नहीं है, आप उसको सीधे आप वहां पे मैप खोलेंगे तो आपको वहां दिखाई दे जाएगा। इंडिकेट आप खुद करेंगे जब, पहले आप 36 डिग्री आप अक्षांश वाली रेखा खींच लेंगे, मतलब यहीं कहीं आसपास वो निकलेगी, जो भारत की असम से निकलेगी। ठीक है, 36। इसके बाद आप 90 डिग्री ये वाली रेखा आप वहीं पे खींचेंगे, तो जहां पे वो बिंदु मिलेगा वही आपकी ये जगह होगी। आप इसको खुद भी आराम से आसानी से कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइम जोन की। आज ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन ये कहीं कहीं से यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 पूछ लेता है, और हमारे भारत से रिलेट करके भी पूछ लेता है। ठीक है, टाइम जोन समय सारणी कैसी होती है, थोड़ी सी पीछे बात किया हूँ, थोड़ी अभी यहाँ बात कर लेता हूँ। ठीक है, टाइम जोन आर द जियोग्राफिकल वर्ल्ड ग्लोब डिवीजन 50 डिग्री, वही बात हो गई, स्टार्टिंग ग्रीनविच इंग्लैंड या फिर लंदन। ठीक है, बता चुका हूं मैं। ये क्या है, पीपुल नो व्हाट द टाइम इज इट नाउ इन द अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि क्या है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की जो समय है उसको जानने के लिए हमें किसके माध्यम से हम जान सकते हैं, वो हमारा बता चुका हूं देशांतर रेखा के माध्यम से। ठीक है, दुनिया के दूसरे हिस्से में अभी क्या समय है, वही चीज हो गई। दुनिया के जो दूसरा हिस्सा है, आप देखते होंगे कि आसपास आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे हमारे जानने वाले जो कहीं और रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, और पता चला उनका कॉल आया और वो टाइम अलग बताते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पता शाम है तो वहां पर रात के 12 बज रहे होंगे, कुछ ऐसा कुछ होगा। तो ये जो डिफरेंट है, तो हम लोग थोड़ा सा पहले जो बचपन में था थोड़ा अजीब सा होता था, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये जो होने का रीजन है वो क्या है, यही है जो देशांतर की रेखा की बात हो रही है, यही हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि ये कैसे यहां से यहां तक का बदलाव है, कैसे यहां से डिफरेंट कितना है। डिफरेंट तो ये रेखा से पहले चीजें भी थी। ठीक है, वहां पे तब भी वो स्थान था, लेकिन क्या है कि ये जो कैलकुलेशन है इसकी वजह से क्या हुआ, कैलकुलेशन हमारा आसान हो गया। अब हम एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या समय हो रहा होगा, हमारे भारत में क्या समय है, तो सेम टाइम पे लंदन में क्या समय होगा, सेम टाइम पे यूएसए में क्या होगा, वहां पे रात के कितने बज रहे होंगे, दिन के कितने बज रहे होंगे। तो ये जो एग्जैक्ट जो हमें कैलकुलेट जो करते हैं वो इसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, समय क्षेत्र जो आमतौर पर है देश की सरकार, जो हमारा खगोलीय संस्थान है, जो हमारे जो संस्था है वो करती है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ के जो है वो कौन सा है, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, ये हमारे जो मिल के ये करती है। और साथ ही साथ हमारे जो भारतीय मानक समय IST, पता हमारा कितना है, आपको पता है कि नहीं है कितना है, ये हमारा लगभग है 82.5 डिग्री। किस पे, ये कहां से होकर गुजरती है, जो 82.5 है, ये जो भारत हमारा है, भारत अगर ये ऐसे बना दें तो ये वाला छोर और ये वाला छोर, ठीक है, इन दोनों के जो बीच वाला जो मिड पॉइंट है, यही है अपना ये वाला जो 82। ठीक है, अभी मैं आगे बताता हूं उस पर। एक छोटा सा यहीं पे कॉन्सेप्ट है, डे लाइट सेविंग का क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ जाइए, बस इसको जानते रहिए। इसको दिया किसने था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, डे लाइट सेविंग कॉन्सेप्ट। ये क्या होता है कि जैसे हमारे भारत में एक ही टाइम जोन है, वहीं आप रसिया की बात करेंगे तो वहां पे आपको 11 मिल जाएगा, कितना, यूएसए में भी आपको मिल जाएगा 8 या 7, यूएसए में आपको मिल जाएगा, चाइना में, हर जगह आपको जिसका क्षेत्र यहाँ बड़ा है, जो एरिया है उसको आपको वहां पे आपको अलग अलग टाइम जोन मिल जाएगा। लेकिन भारत का भी क्षेत्र बड़ा है, ऐसा नहीं कि भारत का कम है। ठीक है, यहाँ गुजरात से जो इसका जो वेस्ट पॉइंट है और साथ ही साथ जो ईस्ट अरुणाचल वाला पॉइंट है, ईस्ट वाला, यहाँ पे कौन सा है, गौर माता, कई नाम आते हैं इंग्लिश में अलग आ जाता है।
ठीक है, गौर माता गौर माती कुछ भी, और यहाँ पे जो है वो की बीथू। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये ईस्टर्न पॉइंट है और वो वेस्टर्न पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच लगभग कितना 2 घंटे का गैप, मतलब 2 घंटे का डिफरेंट है, समझ रहे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बट हमारे यहाँ जो टाइम जोन है वो सेम है। अब ये जियोग्राफर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ये जो डे लाइट सेविंग टाइम इन्होंने इसकी बात क्यों की। देखिए जाहिर सी बात है कि जो ईस्टर्न वाला पॉइंट होगा अपने भारत के रूप में, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट होगा और यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंट है। बेसिक्स आप समझिए, अगर यहाँ पे 7 बज रहे होंगे, 7 की यहाँ पे शाम हो गई, इवनिंग टाइम चल रहा है, तो अभी 2 घंटे, अभी यहाँ पे जो सन यहाँ पे लेट हो जाएगा, तभी यहाँ पे कितना बज रहा होगा, यहाँ पे 5 बज रहा होगा, समझ रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे रात्र पहले हो जाएगा और यहाँ पे सुबह भी पहले ही होगा, क्योंकि सनलाइट सबसे पहले यहीं पे पड़ेगा, ठीक है, बट यहाँ पे बाद में आएगा, 2 घंटे का गैप हो जाता है। बट हमारे जो भारत के जो मानक है, हमें पता है कि हम यहाँ के हिसाब से निर्धारण कर देते हैं, टाइम बता देते हैं कि हमें 9 से 5 हमें काम करना है, बट यहाँ पे 5 हम यहाँ के हिसाब से जब देख रहे हैं तो यहाँ पे रात्र हो चुकी है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टाइम को थोड़ा सा इधर का उधर मतलब आगे पीछे कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो वर्क वाले काम वाले लोग होते हैं उनको थोड़ा सा सुविधा हो जाती है उनके लिए, ठीक है। बस इतना आप समझिए, देखिए, ठीक है। द बेसिक आइडिया इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द डे लाइट आवर बाय द शिफ्टिंग क्लॉक फॉरवर्ड। मतलब कि जब बसंत ऋतु स्प्रिंग टाइम आता है तो हम थोड़ा सा उसको शिफ्ट कर देते हैं, आगे की तरफ कर देते हैं। वहीं ये जो फॉल वाली ऋतु आ जाती है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाते हैं कि थोड़ा सा हम टाइम को पीछे कर देते हैं। बस वही जो सुई है, घड़ी है, उसको हम आगे पीछे कर देते हैं ताकि जो वहां के जो वर्कर हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब देखिए यहीं पे एक बात और कर लेते हैं कि ये बहुत ही इश्यू है, व्हाट इज चाय बागान टाइम इश्यू, ये क्या है। देखिए असम वाला जो हिस्सा है, जब यहाँ पे ब्रिटिशर थे, जब यहाँ पे अंग्रेज थे, तो उन्होंने क्या किया था कि अभी के टाइम पे तो हमारा एक ही टाइम जोन है, ठीक है, बट उस टाइम पे क्या था कि असम के लिए एक अलग टाइम जोन बना दिया था। बट आज़ादी के बाद थोड़ा सा क्या हुआ कि हमें इतना हमारे पास बजट नहीं है कि 2 जगह का अलग अलग टाइम जोन का मैनेजमेंट कर सकें, बजट उतना नहीं है, तो क्या किया कि हमने एक ही कर दिया। बट यहाँ के लोग क्या है अभी भी मांग करते हैं कि हमें हमारा एक अलग टाइम जोन बनाया जाए। दिक्कत वही है, वर्किंग वाला ही दिक्कत है, ठीक है। पता चला कि यहाँ के टाइम के हिसाब से 5 बज रहे हैं, बट वहां पे 5 बजे घड़ी में तो 5 बजे दिख रहा है, लेकिन वहां पे अंधेरा हो गया, क्योंकि वहां पे सूरज सबसे पहले पड़ा था और वो फिर अब क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो ये असम का इश्यू है, पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। ये अंग्रेजों के टाइम पे 2 वहां पे था, लेकिन अभी एक ही है। फिर ये थोड़ा सा हुआ कि वहां के जो 2-3 बार वहां पे कोशिश की गई कि अलग टाइम जोन बनाने की, बट अभी तक फाइनली कुछ हुआ नहीं है। तो बस आप इसको ध्यान रखिए कि ये इश्यू है वहां पे टाइम जोन लेके। देखिए ये थोड़ी सी मैं आगे वो पीछे जो बताया हूं कि क्या चल रहा था कि जो रीजन है जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्या होता है, वही बात हो रही है। जैसे सूर्य जो है कर्क और मकर रेखा के बीच सबसे ज्यादा पड़ता है, मैं बता चुका हूं। तो ज्यादा पड़ेगा, सनलाइट ज्यादा पड़ेगा, तो यहाँ पे जो उष्मा है, जो ताप है, वो ज्यादा होगा, मतलब कि हीट सरप्लस रीजन होगा, ठीक है। हीट सरप्लस होगा तो वो कैसा हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें अगर इसके जो ये वाला मैं बता चुका हूं, अभी एग्जांपल दिया था, ये वाले हिस्से पे और ये वाले हिस्से पे सनलाइट कम पड़ती है, तो यहाँ पे सनलाइट कम है, तो इसके कंपैरिजन यहाँ पे जो क्षेत्र बनेगा वहां पे सनलाइट कम है, तो वहां पे हीट डेफिसिट रीजन होगा, टेम्परेट जोन होगा, ठीक है। ये ट्रॉपिकल जोन हो गया, ये टेम्परेट जोन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कम है तो क्या होगा, कम तापमान, रिजल्ट शीतोष्णकटिबंधीय, ठीक है। और भारत का भी मैंने बता दिया कि भारत का जो उत्तर वाला हिस्सा है, कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा है, वो कैसा है, उपोष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। नोट
ये वाली थोड़ी सी देख लीजिए आप। उत्तरी ध्रुव जो है हमारा नॉर्थ पोल साइड 66 हाफ डिग्री से उत्तरी ध्रुव तक ठंड ज्यादा होती है। ये वाला हिस्सा मैंने बताया, ये वाली एक रेखा खींची थी ना 66 हाफ, और यहाँ पे मैंने बता दिया था 19 डिग्री। ये वाला जाहिर बात है कि फ्रीज रीजन होता है, यहाँ पे मतलब ठंड बहुत ही ज्यादा होती है। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे भी हो जाती है, ये वाला रीजन। और ये आपका 66 हाफ साउथ हो जाएगा, और ये आपका 19 डिग्री साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये रीजन भी फ्रीज होता है, यहाँ पे भी ठंड ज्यादा होगी और यहाँ पे भी ठंड ज्यादा होगी, बट ये वाला जो रीजन होगा वो सबसे ज्यादा हीट सरप्लस रीजन होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, और इसके बीच वाला बस समझ जाइए कि ये वाला ठंड ज्यादा, ये वाला ठंड ज्यादा, और बीच वाला जो हिस्सा है वहां पे ठंड कम होगी। ठीक है, देशांतर और उस पर मैंने बात कर ली। टाइम जोन क्या होता है, आप हिंदी में आप उसको देख सकते हैं। समय मापने का अच्छा साधन है, पृथ्वी चंद्रमा और ग्रहों की गति के द्वारा। ये सब का भी इंपॉर्टेंट होता है, आगे इस पर बात करेंगे हम कि क्या इनका महत्व होता है जब सोलर सिस्टम बात करेंगे। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता ही है, प्रतिदिन होता है, हमें पता है। और विश्व के निर्धारण, विश्व का समय निर्धारण, जो विश्व का टाइम जोन है उसके निर्धारण में देशांतर की भूमिका मैं बता चुका हूँ पीछे भी। ठीक है, स्थानीय समय, जैसे हमारे यहाँ अभी क्या बज रहा होगा, या जैसे हम कहीं पे भी हों, कोई भी आप हम कोई भी, जहां पे हमारी परछाई सबसे कम होगी, सबसे कम कब होती है, जब सूरज हमारे जस्ट ऊपर होगा। हमारे ऊपर होगा तो हमारी परछाई एकदम बिल्कुल नीचे पड़ेगी। ठीक है, तो जो दोपहर का समय होगा, यानी उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, उस टाइम पे हमारे यहाँ समय होगा 12 बज रहे होंगे। क्लियर है, वहीं जो सुबह और शाम का समय होता है, आप सुबह आप उठेंगे तो आपको भी परछाई सबसे ज्यादा सुबह दिखती है। ठीक है, दोपहर आते आते परछाई बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल दिखाई भी नहीं देगी, बिल्कुल हमारे नीचे रहेगी। ठीक है, तो सुबह और शाम सबसे ज्यादा परछाई होती है। तो आप इससे बता सकते हैं, जैसे सुबह आप देख लिए तो आपको लग जाएगा कि अभी अर्ली मॉर्निंग है। ठीक है, वहीं दोपहर वाले समय को आप बता सकते हैं कि अभी बिल्कुल एकदम दोपहर के 12 बज रहे होंगे। ये क्या है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाती है, पता ही है, मैं बता चुका हूं अभी, ईस्ट टू वेस्ट चक्कर लगाती है। देखिए 0 डिग्री कहां से गुजरती है, ग्रीनविच से, पूर्व का समय आगे होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री ग्रीनविच, इसके इधर वाला जो समय होगा, ठीक है, यहां पे ये वाला जो समय होगा ये हमेशा आगे होगा, अहेड होगा। ठीक है, वहीं इसके पश्चिम पश्चिम वाला जो वेस्ट वाला हिस्सा है ये क्या होगा, हमेशा पीछे होगा। देखिए ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैं अभी जस्ट बताया हूं ना इंडिया के लेके, कि यहाँ पे अगर 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे 7 बज रहा होगा। और ये वाला हिस्सा, क्योंकि ग्रीनविच यहाँ पे है, और इससे हमारी जो भारत का जो मानक समय है वो है 5.5 घंटा, 5 आवर 30 मिनट प्लस है। मतलब कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मान लीजिए कि 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या समय होगा, तो हम उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे यहाँ का टाइम वो निकल आ जाएगा। तो 0 डिग्री से और हमारे यहाँ के जो मानक समय है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5.5 घंटा। ठीक है, हम इधर है, पूर्व है, बता चुका हूं। तो हमारे यहाँ पूर्व, अभी मैं बताया कि जो पूर्व का समय है वो आगे होगा, वही जो पश्चिम पश्चिम वाला समय है, वेस्ट वाला, वो पीछे होगा। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं कि ग्रीनविच पे उस टाइम पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री पूर्व क्या होगा, 15 डिग्री पूर्व मतलब क्या है, मैंने बताया कि 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर। अब पूर्व की बात हो रही है तो 12 वहां बज रहे हैं प्लस 1 हो गया, यानी 1 बज रहा होगा पूर्व में। वहीं 15 डिग्री पश्चिम की बात कर लेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि मैंने कहा कि इसके पीछे होता है। तो 12 है माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 1 या 60 मिनट आप घटा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा 11 बज जाएगा। ठीक है, मतलब आप उसको समझिए कि पूरब में सबसे पहले ही सनलाइट पड़ेगी, वहीं पश्चिम में सबसे बाद में पड़ेगी। ठीक है,
ये देखिए टाइम जोन की बात होगी थोड़ी सी, जो मैं बता दे रहा हूँ, मैं इस पे बात कर लिया हूँ। ये इससे अच्छा एक मेरे पास है, पहले ये बता देता हूँ। इंटरनेशनल डेट लाइन में भी थोड़ी सी बताया हूँ कि जो हमारा 0 डिग्री है उसके जस्ट अपोजिट में होता है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये मध्य जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, वहां से होकर गुजरती है। एक चीज यहीं पे और बता देता हूँ कि जो डेट लाइन है ये कब स्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1884 में, 1884 में। ठीक है, इसका निर्धारण हुआ था। तो अब ये एग्जाम के पॉइंट जो है उसके अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखिएगा। कहीं पे अगर पूछ लिया तो आप याद रखिएगा कि 1884 में। ठीक है, और ये मैं ये सारी चीजें इससे बात कर लिया हूं कि जो हमारा 0 डिग्री है जैसे उसके अपोजिट है हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, देखिए ये जो ग्रीनविच 0 डिग्री हुआ था ये 1852 में हुआ था, और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो हमारा 1884 में हुआ था, 1852 और 1884। ठीक है, जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हैं तो आप एक दिन घटा देते हैं। पश्चिम से पूर्व वही बात हो गई, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात हो रही है। वहां से जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर पार करते एक दिन घटा देते हैं और आप पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, मान लीजिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे जाहिर बात है कि यहाँ पे जो दिन होगा वो पहले होगा, यहाँ का वाला बाद में होगा। चलिए एक दिन बताता हूँ, यहाँ पे 1 जनवरी, यहाँ पे 31 दिसंबर। ठीक है, अगर आप इधर क्रॉस करते हैं, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर आप इधर क्रॉस करेंगे तो आप नए साल में आ जाएंगे, मतलब 1 जनवरी को आ जाएंगे। वहीं अगर आप इधर से आप इधर चले जाते हैं सेम डेज पे तो आप 31 दिसंबर को पहुंच जाएंगे। दिन वही रहेगा, बट डेट लाइन की वजह से क्या है कि आपका जो वो डेट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जिग जैग रूप में बनाया गया है कि छोटे छोटे जो आइलैंड है उनका जो टाइम है वो अलग ना दिखाई दे। ठीक है, ये देखिए ये आपकी प्राइम मेरिडियन मैं बता दिया कि लंदन से होकर गुजरती है। आप ये देखिए ये वाला ग्रीन ईच है, मैप में आप देखेंगे वहां पे आपको क्लियर दिखाई देगा। और इसके जस्ट 180 डिग्री ये देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक है, अपोजिट है इसके 0 डिग्री के जस्ट, और इसको ये देखिए जिग जैग रूप में है। यहाँ पे आपको ये भी हल्का सा आपको यहाँ पे भी मिलेगा, बट यहाँ पे सीधा ये वाली से हम जो टाइम जो निकालते हैं वो इस वाले से निकालते हैं, तो इसको जिग जैग रूप में कर दिया गया है। ठीक है, ये अलग अलग टाइम डिवाइड किया गया है, आप उसको अध्ययन कर सकते हैं, बट आपको ओवरऑल बस आप समझ जाइए कि यहाँ पे टाइम क्या है, तो आपको ईस्ट में जाने पे क्या करना है, वेस्ट में जाने पे क्या करना है, और कोई भी स्थान कैसे निर्धारण करना है। बस आप इतना याद रखिए, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, हमारा जो मानक समय हम बता दिए कि हमारा जो मानक समय है 82 हाफ पूर्व है। कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद का, इलाहाबाद में एक नैनी जगह है वहां से ये क्रॉस करती है। ठीक है, भारत का मान जो है वो 5.5 घंटा मैं बता चुका हूँ अभी, 5:13 ये कितना है, अहेड है, आगे है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हो गया जो कि जो लंदन के हिसाब से बात हो रही है, 0 डिग्री के हिसाब से बात हो रही है, तो हमारा टाइम क्या होगा वहां पे। अगर या वहां पे कोई भी टाइम होगा, वहां पे 12 बज रहे होंगे तो 5.5 घंटा ऐड कर देंगे, वो टाइम हमारे यहाँ का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, वही इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करेंगे जो 180 डिग्री उससे बात करेंगे तो हम जस्ट माइनस कर देंगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से अगर पूछेगा तो हम माइनस कर देंगे उसको। ठीक है, भारत के पास जो है वो एक ही मानक समय मैं बता चुका हूँ पीछे भी कि क्या है, और वहीं रशिया के पास 11 है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रसिया का जो एरिया है वो यहाँ बहुत ही बड़ा है, तो इसकी वजह से उसने अपने अलग अलग टाइम जोन बना दिया। हमने बस अभी तक एक ही है, अंग्रेजों ने 2 बनाया था बट वो आज़ादी के बाद वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये तो मैं रोटेशन जो बताया था ये है आपका घूर्णन। ठीक है, वही रिवोल्यूशन क्या है, जो ये वाला जो पार्ट है
वो क्या है आपका रिवोल्यूशन क्या है, ये है इसका हिंदी परिक्रमण। इसका इंग्लिश और हिंदी उसमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वो घूर्णन है और ये परिक्रमण है, क्लियर है। तो ये जो सन के अराउंड जो चक्कर लगाते हैं उसकी वजह से, जैसे अपनी कक्षा में सूर्य चारों ओर पृथ्वी की गति का परिक्रमण करती है, परिक्रमण जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी की या गति पश्चिम से पूर्व ये भी है, तो याद रखिएगा कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, पश्चिम से पूर्व वो भी है जो घूर्णन है एक्सिस पे अपना, और पश्चिम से पूर्व जो इसका रिवोल्यूशन है, जो इसका परिक्रमण है, वो भी वही है, ठीक है। ये इसके जो इसका जो घूमने का है सन के अराउंड, ये क्या होता है कि इसके एकदम बिल्कुल जैसे ये सन है, इसके एकदम ऐसे राउंड में नहीं घूमता है, थोड़ा सा ये देखिए ऐसे अंडाकार में घूमता है, ठीक है। मतलब कभी ये इसके पास होगा और कभी इसके ये दूर हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें बात हो रही हैं। जैसे देखिए इसकी जो पास होगा तो जाहिर बात है कि पास में होगा तो इसकी दूरी कम हो जाएगी सन और अर्थ के बीच, वहीं दूर होगा तो दूरी बढ़ जाएगी, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस इज मिनिमम, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, ठीक है। ये 3 जनवरी के आसपास होता है और इसको बोलते हैं, जैसे पेरीहेलियन को बोलते हैं उपसौर। उपसौर मतलब कि सूर्य के मिनिमम की बात हो रही है ना, सूर्य के पास। वहीं अपसौर मतलब हो जाएगा सूर्य से दूर, ठीक है। देखिए जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको बोल देंगे अपहेलियन, ठीक है। अपहेलियन ये 4 जुलाई के आसपास होता है, ये 3 जुलाई के आसपास होता है। उपसौर घटना कब होती है और अपसौर की घटना कब होती है, 3 जनवरी और 4 जुलाई, ठीक है। तो याद रखिएगा आप ये जैसे किसी ग्रह, आप सूर्य के जो जाहिर बात है सारे चक्कर लगाते हैं, सिर्फ हमारा अर्थ तो लगाता नहीं है, 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, और जो भी और छोटे छोटे जो मेट्रॉइड्स पाए जाते हैं, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं सन के अराउंड ही चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। बस आप इसको देखिए, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएंगे उसको। देखिए ये रोटेशन और रिवोल्यूशन की बात हो गई। रोटेशन बता दिया कि घूर्णन, और रिवोल्यूशन हो गया आपका परिभ्रमण, ठीक है। परिक्रमण बोल सकते हैं या परिभ्रमण बोल सकते हैं। देखिए इक्विनॉक्स कब होता है, जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत होती हैं, जब सन बिल्कुल जो इक्वेटर है हमारा, जब सन बिल्कुल इस पे इक्वेटर पर बिल्कुल बराबर जब पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा इस पे जब लाइट पड़ेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो दिन है रात है, दोनों पोल, मतलब इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ वाले सदर्न पार्ट पे और नदर्न पार्ट पे, दोनों पे जो है दिन और रात बराबर होगी, इक्वल होगी, ठीक है। वहीं जब ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात हो रही है कि जब ये 21 मार्च के आसपास जब ये नीचे यहां पे पहुंचता है, तो जाहिर बात है कि यहां पे दिन ज्यादा होगा, और क्योंकि सनलाइट यहां पे ज्यादा पड़ेगी, और ये वाला हिस्सा यहां पे सनलाइट कम पड़ेगी, मतलब दिन वहां पे छोटा होगा, रात बड़ी होगी, ठीक है। वहीं देखिए जब ये 23 सितंबर के आसपास, या ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात हो रही है, ये वसंत विषुव कब आता है, तो ये 21 मार्च, और वहीं ये ऑटमनल इक्विनॉक्स कब आता है, ये 23 सितंबर के आता है, शरद ऋतु, ठीक है। 23 सितंबर के आसपास। वो अलग चीज बता रहा हूँ, ये वाली जो यहाँ पे सनलाइट इधर पड़ेगा वो उस पर क्या असर पड़ेगा, ये वाली यहाँ वाली लाइन है कि ग्रीष्म ऋतु में जब 21 जून को सूर्य की किरणें किस पे पड़ती हैं, कर्क रेखा, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यहाँ पे जब पड़ेगी सन इधर सनलाइट, तो जाहिर बात है ज्यादा पड़ रही है वहां पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि दिन की अवधि जो है वो ज्यादा हो जाएगी और रात्रि की छोटी हो जाएगी। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, जब ये विंटर टाइम चल रहा है, ठंडी का समय चल रहा है, 22 दिसंबर की बात हो रही है, तो इस टाइम आपको भी पता है कभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी चल रहा है, तो आपको इस टाइम पे थोड़ा दिन जो हमारी जो है वो छोटी दिखाई देगी। तो दिसंबर से ये ऐसा होने दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि जो सन है वो इधर आ गया है, साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया है, 23.5 डिग्री इधर, मतलब 23.5 इधर आ गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, ठीक है, इधर मकर रेखा की तरफ आ गया है। तो क्या हो गया कि अब यहां पे दिन ज्यादा हो गया है, और ये वाला हिस्सा दिन यहाँ पे छोटा हो गया है, मतलब यहाँ पे रात ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आप याद रखिएगा। देखिए वही चीजें जब साउथ में पड़ेगा, साउथ वाले पोल पे, तो सनलाइट यहाँ पे मैक्सिमम होगी और दिन यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है। जो हमारा रोटेशन है,
रोटेशन की वजह से क्या होता है, रोटेशन की वजह से जो हमारा दिन और रात इसका निर्धारण किया जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक सा। वहीं रिवोल्यूशन की बात करेंगे तो इससे क्या होगा, जो परिक्रमण है सन के अराउंड, तो ये इससे क्या होता है, इससे क्योंकि हमें परिक्रमण जो है वो अंडाकार रूप में परिक्रमण करता है, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट करता है। तो ये जो मौसम, जो सीजन आते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, ये अलग अलग जो मौसम हमारे दिखाई देते हैं वो रिवोल्यूशन की वजह से होता है। वहीं दिन रात की बात करें तो वो रोटेशन की वजह से होता है, घूर्णन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारी हमने बात कर ली, एक एक करके, पृथ्वी की आकृति कैसी है, और उसमें ये जो अपना जो देशांतर रेखा कैसा है, अक्षांश की क्या है महत्व है, दोनों का महत्व क्या है, कोई भी स्थान को कैसे निर्धारण करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, जो आपके एग्जाम है, जो भी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ये जो पॉइंट है आपको, ये जो इसके जो आपके जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इसका समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये आपको कहीं कहीं कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे तो आपको सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी उसको, और मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा उस पर। और आपको ये वीडियो हमारा जो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करिएगा, ठीक है, आपको ये समझ आया कि नहीं आया। और साथ ही साथ आप अच्छे से और भी पढ़ाई करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लग रहा हो, और शेयर भी करिए उसको, क्योंकि थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है हमारा जो चैनल की, अभी ग्रोथ रेट, अभी ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है, और हम लोग और अच्छा मेहनत कर रहे हैं इस पर, हमारी जो टीम है बहुत ही अच्छा इस पर वर्क कर रही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थैंक यू।